वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो सर मेजर गौरव आर्या की वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं और उसका टाइटल है इंडिया बाइंग warships, missiles and artillery in massive numbers, TCD with मेजर गौरव आर्या। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपका सबसे बड़ा आतंकवादी घटना शुरू में इनिशियली जो हुई थी वो हुई थी इसमें पंजाब सारा में, हमें वो जो मिलिट्री से पाकिस्तानियों ने रिलेटेड देखने को खालिस्तान मिलेगा का कितनी चूरन स्ट्रांग बेचा है वहाँ। इंडिया की मिलिट्री वगैरह। वहाँ तो ये जब खुलेगा उसके बाद सब का सब जहाँ पे गिरेगा वो पूरा एरिया कहते हैं कि राख कर देता है। जस्ट इमेजिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का ड्राइवर एक औरत के ऊपर थूक देता है, वो भी पाकिस्तानी होगी। सारे के सारे फटने को तैयार हो, बटन दबा के ऊपर स्ट्रेट बटन दबाया, 72 हुआ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्न यानी कि आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। मेरे पास एक रिपोर्ट है और मैं जब आपको ये बातें बताऊंगा कि क्या क्या इंडियन नेवी, फिर मैं फौज पे चलूंगा, आई गो टू द इंडियन आर्मी, बट सबसे पहले नेवी की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा मैं एयरफोर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। नेवी के लिए जो खरीदा जा रहा है वो जबरदस्त है, दैट इज फैंटास्टिक। जिस तरीके से नेवी ग्रो कर रही है और बहुत समय से, कई दशकों से हमने इंडियन नेवी को इग्नोर करा। मैं पहले आपको बता दूं कि हमने नेवी को इग्नोर क्यों करा, यह जानना बहुत जरूरी है। कहीं आप बोले मेजर साहब आपने ऐसे ही बोल दिया नेवी को इग्नोर करा, कारण क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। हमारी जो सबसे पहली, जब भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 47 के बाद 8-9 हफ्ते के अंदर पहली लड़ाई शुरू हो गई थी। यह लड़ाई कहां पे शुरू हुई थी? यह लड़ाई हुई थी दोस्तों जम्मू और कश्मीर में, जब पाकिस्तान ने रेडर्स तो भेजे ही भेजे, कबायली भेजे, साथ में अपनी फौज भी भेज दी। और यह ड्रामा करवाया था अंग्रेजों ने और जिन्ना ने मिलकर ड्रामा करा था, ठीक है। तो वो फौजें भेज दी अंदर हमारे और उनसे लड़ाई हुई। फिर उसके बाद वो लड़ाई जहां पे खत्म हुई, सीज फायर लाइन बनी। फिर उसके बाद 1972 में शिमला मुआहदे के बाद, अग्रीमेंट के बाद उसको लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया और लंबी कहानी है। तो वो पहली लड़ाई थी। अब दोस्तों हमारी दूसरी लड़ाई कब हुई? दूसरी लड़ाई हमारी हुई 1962 में। 1962 में हमारी लड़ाई हुई, वो किसके साथ हुई? चीन। चीन के साथ कहां पे हुई? जाहिर सी बात है ईस्ट में, नॉर्थ में चीन के साथ लड़ाई हुई। यानी लद्दाख से लेकर, अरुणाचल से लेकर, सिक्किम से लेकर, इन सब एरियाज में हमारी चीन के साथ लड़ाई हुई दोस्तों 1962। उसके बाद कौन सी लड़ाई हुई? 1965। 1965 की लड़ाई कहां पे हुई थी? 1965 की लड़ाई आपकी अखनूर साइड में हुई, फिर राजस्थान साइड में हुई, फिर गुजरात साइड में, रण ऑफ कच्छ में हुई। इन सब एरियाज में आपकी 1965 की लड़ाई हुई दोस्तों। कुछ कुछ कश्मीर में भी पुट हुआ था, लेकिन ये 1965 की लड़ाई थी। अब 1967 पे आ जाइए, ये चोला और नाथुला की लड़ाई थी। दो तीन साल के गैप से ही। देखिए जरा, वेयर इज नाथुला, वेयर इज चोला, देखिए सब, ये मैप है आपके सामने, इस पर आइडेंटिफाई करिए कहां पे है ये चीजें, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद 1971 की लड़ाई। 1971 की लड़ाई कहां हुई? ज्यादातर ईस्ट में हुई, ज्यादातर ईस्ट में हुई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नॉर्थ में नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं कि वेस्ट में नहीं हुई, ज्यादातर ईस्ट में हुई, क्योंकि वो लड़ाई थी फॉर द लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश बना। 16 दिसंबर 1971 को वो बांग्लादेश बना। लेकिन लड़ाई आपकी वेस्ट में भी हुई थी, यानी कि राजस्थान में भी हुई थी, पंजाब में भी हुई थी, गुजरात में भी हुई थी, इन सब एरियाज में हुई थी, जम्मू कश्मीर में भी हुई थी और ईस्ट में भी हुई थी। अब इसके बाद आ जाइए 1999 कारगिल। कारगिल की लड़ाई कहां? कारगिल में हुई थी, जाहिर सी बात है, द्रास, दैट एरिया। तो ये भी आपका नॉर्थ में आ गया। आपका आतंकवाद सबसे बड़ा कहां पे शुरू हुआ? आपका सबसे बड़ा आतंकवादी घटना शुरू में इनिशियली जो हुई थी वो हुई थी पंजाब में, जो पाकिस्तानियों ने खालिस्तान का चूरन बेचा। वहां पे हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया पाकिस्तान ने, ठीक है। तो एक आपका ये पंजाब में हो गया। फिर आपका हजारों लोगों की मौत जेएनके में हो गई, जम्मू और कश्मीर में, वहां पे आतंकवाद हो गया। ये कहां पे? एक वेस्ट में है, एक नॉर्थ में, राइट। पंजाब वेस्ट में, जेएनके नॉर्थ में। फिर हम देखते हैं कि जो इंसर्जेंसीज हुई नॉर्थ ईस्ट की, वो नॉर्थ ईस्ट में है। मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ऑल दीज प्लेसेस। असम, असम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे भी हुआ था ये पूरा उल्फा शुल्फा का मामला, वहीं पे हुआ था, राइट। अब उसके बाद आप देखें कि जितनी भी चीजें हुई हैं, मेजर मेजर इंसिडेंसेस ऊपर की ओर हुए हैं, चाहे ईस्ट में, चाहे नॉर्थ में, चाहे वेस्ट में, भारत के ऐसे। समुंदर की तरफ कुछ नहीं हुआ। हाँ,
1971 की लड़ाई हुई, वो PNS गाजी को ये करा और वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर आया और चिटागोंग में बॉम्बिंग हुई और वहाँ पे कराची में, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब युद्ध के दौरान हुआ और वो भी युद्ध लिमिटेड 1971 में एक्शन हुआ, राइट, इधर एक्शन हुआ, उधर एक्शन हुआ। कारगिल के वक्त भी इंडियन नेवी का बहुत बड़ा एक किरदार था जिसके बारे में हम लोग इतनी बातचीत नहीं करते, विच इज वेरी सैड। हमें करनी चाहिए क्योंकि नेवी ने बहुत जबरदस्त काम करा था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमने इंडियन नेवी को इग्नोर करा क्योंकि हमें तो लगा कि एक्शन ऊपर नहीं होता रहता है, एक्शन या तो कश्मीर में होगा या इस साइड वेस्ट में होगा, ईस्ट में होगा, नीचे थोड़ा ना कुछ होता है, जबकि गेम नीचे है, जबकि गेम जो है सी लेन्स में है, गेम साउथ चाइना सी में है, गेम मलाका स्ट्रेट में है। दोस्तों गेम वही है, फ्यूचर का गेम, और हमने इंडियन नेवी को इग्नोर करा। आज की तारीख में हम ये समझ गए हैं कि सारे के सारा गेम जो है ना अब हल्का हल्का शिफ्ट हो रहा है, द होल गेम इज शिफ्टिंग एंड दिस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ओशंस। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं ये मैंने जो भूमिका बांधी है क्यों बांधी है, आपको समझाने के लिए कि इंडियन नेवी में क्या हथियार आ रहे हैं। तो सबसे पहले चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी 175 वॉरशिप की नेवी बनाना चाहता है बाय 2035, यानी कि अगले 12-13 साल में हमारी टोटल नेवी का साइज हो जाएगा 175 जहाज पानी के। इसमें 68 वॉरशिप्स आज की तारीख में बन रहे हैं। आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज की तारीख यानी कि 18 सितंबर 2023 में करीब 68 नए पानी के जहाज बन रहे हैं, जिसमें ये करीब 2 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च करे जा रहे हैं। इसमें शामिल है, मैं आपको बताता हूं, अभी 132 वॉरशिप हैं, 132 से लेकर 175 हमें बनाने हैं। इसमें 8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स हैं, 9 सबमरीन हैं, 5 सर्वे वेसल हैं, 2 मल्टीपर्पस वेसल हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बन रहा है। तो ये सब जो तामझाम हो रहा है क्यों हो रहा है? देखिए पाकिस्तान की जो नेवी है वो ना के बराबर है। अगर उसको चाइना सपोर्ट ना करे तो वो लोग हिंदुस्तानी जहाज को तो क्या मारेंगे, वो मछली नहीं मार सकते चाइनीज के बिना। पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इसमें चाइनीज नेवी से है और चाइना को सबसे बड़ा खतरा इंडियन नेवी से है। और इसका ये कारण है कि इंडियन नेवी हेड टू हेड जा रही है। चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर, हम भी उनके बिल्कुल पीछे टकाटक लगे हुए हैं चाइना के पीछे। और हमें पता है कि हमें क्या करना है। जब लड़ाई होगी तो मलाका चौक कहते हैं, किस दिन बैठ के समझाएंगे आपको मलाका स्ट्रेट्स में क्या एक्शन होने वाला है। जिस समय इंडियन नेवी पूरा का पूरा ब्लॉक कर देगी, जितने भी माइक्रोवेव वाइक्रोवेव भेजते हैं ना बाहर बेचने के लिए, ये फोन फान जितने भी आते हैं जहाज से, पानी के जहाज से, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जिससे चाइना की इकोनॉमी चलती है, सब की सब एक दिन के अंदर ठप हो जाएगी। मलाका चौक, वहीं पे कहानी खत्म। मतलब इंडिया करता है। एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जरा दिखाइए मलाका स्ट्रेट्स को। ये दोस्तों ये जो आपके स्क्रीन पे है ना, दिस इज मलाका स्ट्रेट्स। और जब यहां से ब्लॉक हो जाएगा पूरा दाएं बाएं से, तो इसको कहते हैं मलाका चौक, सांस बंद चाइना की। अच्छा जी, तो ये दोस्तों बात हो गई है नेवी में कौन कौन से नए हथियार आ रहे हैं। अब मैं आता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियर कर दिया प्रपोजल प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के लिए। और ये जो मिसाइल है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, ये कहते हैं कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, SRBM भी कहते हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये रशिया का जो इस्कंदर है और चाइना का डोंगफेंग 12 है, उससे मिलता जुलता टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी में ये मिसाइल है हमारा प्रलय मिसाइल। मुझे लगता है कि ये जैसे पृथ्वी एक टाइम पे, अभी भी पृथ्वी, ऐसी बात नहीं है, अभी भी है पृथ्वी, लेकिन ये जो मिसाइल है प्रलय, ये प्रलय मिसाइल जो है ये एडवांस्ड है। मैं प्रलय मिसाइल के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं साहब। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक दूर टारगेट को हिट कर सकती है एक मिसाइल। 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर दूर, यानी कि पाकिस्तान में लाहौर तो गए हो, लाहौर तो आर्टिलरी से गए हो। लाहौर के लिए इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं कि प्रलय मिसाइल, वो तो बोफोर्स से ही चला जाएगा लाहौर, ठोक देंगे यहाँ से। जिनने लाहौर नहीं देखा फिर वो देखा ही नहीं होगा, ही नहीं तो देखेंगे कहाँ से। ये दोस्तों ये मिसाइल विल रिपोर्टेडली बी डिप्लॉयड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान, वहां पे मिसाइल डिप्लॉय करी जाएगी। और ये जो मिसाइल है इसका जो प्रोजेक्ट है 2015 में सैंक्शन हुआ था, 2015 में सैंक्शन हुआ था, अभी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रपोजल क्लियर कर लिया कि भैया खरीदो प्रलय और डिप्लॉय करो। इससे क्या होगा कि बहुत मजबूती आएगी भारतीय सेना में। ये मजबूती आएगी कहां पे दोस्तों? लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि पाकिस्तान के साथ, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ। वहां पे डिप्लॉय करी जाएगी दोनों जगह।
और फिर देखिएगा जब ये मिसाइल वहां पे डिप्लॉय होती है, फिर हम देखेंगे जरा चाइना का कितनी चाइनीज बोलते हैं हमारे साथ। 114 धनुष गन्स 2026 तक आर्मी में डिप्लॉय हो रही हैं। ये देखिए कितना असला खरीद रहा है भारत दोस्तों, कितना जबरदस्त असला खरीद रहा है भारत, ये आप देख सकते हैं। मैं नेवी की बात करी, नेवी कितने जहाज खरीद रही है, ये देखिए इंडियन नेवी के 68 वॉरशिप्स, 68 वॉरशिप्स खरीद रही है। फिर हमने आपको बताया प्रलय के बारे में कि प्रलय मिसाइल्स काफ़ी आ रही हैं, कितनी आ रही हैं उसका नंबर हमें नहीं पता, लेकिन काफ़ी मिसाइल्स आ रही हैं। इसके बाद 114 धनुष गन्स है। धनुष गन्स कौन सी हैं? ये आर्टिलरी की गन्स हैं, ये तोपखाने की हैं, और ये 2026 यानी कि अगले 3 साल के अंदर 114 धनुष गन और भारतीय सेना में आ जाएंगी। धनुष गन्स का ये है मामला, मैं आपको बताता हूं। 155 mm आर्टिलरी है, एडवांस्ड है, लेटेस्ट है, इट इज द बेस्ट इन क्लास। और इसके में जरूर देखिए बोफोर्स ना एक्सीलेंट गन, इसमें कोई शक नहीं है यार। जो हमारे पास बोफोर्स है ना, जो हमारे आरटी वाले चलाते हैं, मीडियम आरटी वाले, जबरदस्त वेपन। कारगिल में तो इसने पहाड़ के पहाड़ हिला दिए थे, पाकिस्तानी भाग गए थे। बोफोर्स देखते ही पाकिस्तानी भागते थे, कभी मौत बरसाएगी बोफोर्स। लेकिन बोफोर्स अब पुरानी हो गई है दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ वर्ल्ड बीटर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक्सीलेंट वेपन, लेकिन इट्स बिकमिंग ओल्ड नाउ। सो वी नीड लेटेस्ट गन्स। तो M777 आई है, अब ये धनुष है। तो धनुष गन ये आई है, धनुष को इंडक्ट करा जाएगा, 114 धनुष। इसके अलावा पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स, आपने देखा होगा पिनाका को। पिनाका अब मैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चेस होते हैं, जैसे कि ऐसे आपको खांचा दिखेगा, उसमें रॉकेट्स होते हैं। ये जरा फोटोग्राफ देखिए, पिनाका, हाँ दिस इज पिनाका, ये पिनाका है। तो पिनाका बड़ा खतरनाक सिस्टम है। पिनाका का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने वेद पुराण पढ़े हैं उनको पिनाका का मतलब पता होगा। ये शिवजी के धनुष का नाम था पिनाका, जो भगवान शिव के धनुष का जो नाम था वो पिनाका था, उनके नाम से ये वेपन बनाया है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। बड़ा ही खतरनाक, बहुत डेडली। कहते हैं जब ये फायर करता है ना, तो एक सर्टेन एरिया बाय सर्टेन एरिया, कुछ मतलब अबाउट अ किलोमीटर, स्लाइटली लेस देन अ किलोमीटर, इसको पूरा राख कर देता है जब पिनाका के सारे ट्यूब्स खुलते हैं। और पिनाका पूरा चलता है ना एक साथ, रॉकेट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, पता नहीं कितने रॉकेट है इसमें, 2-3 दर्जन होंगे, आई थिंक एटलीस्ट 40 रॉकेट्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुड बी मोर कुड बी लेस, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स है, हमारे टाइम पे तो होते नहीं थे ये। तो ये जब खुलेगा ना पिनाका, तो ये जब खुलेगा उसके बाद सबका सब जहां पे गिरेगा वो पूरा एरिया कहते हैं कि राख कर देता है, बर्बाद कर देता पूरे एरिया को। तो ये पिनाकास भी आ रही हैं, धनुष भी आ रहा है, इतने पानी के जहाज आ रहे हैं। मतलब अभी मैंने एयरफोर्स का आपको नहीं बताया था कुछ समय पहले, वो 12-14 आपके कह रहे हैं कि हम सुखोई भी यहाँ पे बना रहे हैं, जो HAL वाले बैंगलोर में बनाते हैं, सुखोई भी ले रहे हैं, एक पूरा पूरा नया स्क्वाड्रन सुखोई का आ रहा है। फिर उसके बाद एयर चीफ ने अनाउंस करा, भाई एयर चीफ ने अनाउंस करा कि 100 नए तेजस एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, 100 नए तेजस एयरक्राफ्ट। 45,000 करोड़ की हमने डील डिस्कस करी थी कल परसों, आपको याद होगा, 5.5 बिलियन US डॉलर्स की। अब सोच लीजिए किस लेवल पे यहाँ पे हथियार चेंज हो रहे हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स आपको मिल रहे हैं। अच्छा एक दोस्तों, अब चलते हैं जरा डिप्लोमेसी की ओर, और डिप्लोमेसी में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ी बात कही है। देखिए बात ये होती है डिप्लोमेसी में ना, डिप्लोमेसी वो कला है कि आप किसी को थप्पड़ भी मारें उसको पता भी ना लगे, और जब तक उसको पता लगे ना, फिर वो आपको अप्रिशिएट करने लगे कि भाई साहब बहुत अच्छा मारा था आपने, मजा आ गया। ये जो है इसको डिप्लोमेसी है। डॉक्टर जयशंकर क्या कहते हैं कि वी शुड नॉट लुक एट द वेस्ट एज अ बैड गाय, कि वेस्ट बुरा है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वेस्ट बुरा है। हर एक देश जो होता है ना दोस्तों, वो अपने फायदे की सोचता है यार, हर एक देश, भारत भी अपने फायदे की सोचता है। भारत के ऊपर कितना प्रेशर डाला लोगों ने, ये नहीं खरीदोगे, ये नहीं खरीदोगे, भारत ने फिर भी खरीदा। क्यों? लोग कहते हैं यार मोदी जी ये नहीं कर रहे। देखो सुनो, मोदी जी को यह पता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी यूक्रेन या रशिया के प्रधानमंत्री नहीं है, ना मोदी जी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ना रशिया के हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके लिए इंडिया कम्स फर्स्ट, फॉर यू ऑल्सो इंडिया कम्स फर्स्ट, फॉर मी ऑल्सो इंडिया कम्स फर्स्ट, एंड दैट इज द वे इट शुड बी, एंड दैट इज द वे इट इज। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा है भी। सर्वप्रथम भारत, और मैं तो और अगले लेवल का खिलाड़ी हूं, दुनिया की भाड़ में सबसे पहले भारत। आई डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यार, इंडिया फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, ये हमें सोचना है। तो उसके तहत उन्होंने बोला है, डॉक्टर जयशंकर ने उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा चाइना को, बिना चाइना का नाम लिया, चाइना को बेइज्जत करा। उन्होंने बोला कि सब लोग वेस्ट वेस्ट कहते हैं यार, कि वेस्ट ऐसा बुरा है, अमेरिका ऐसा बुरा तो है, अमेरिका की हरकतें भी ऐसी हैं,
कि अमेरिका बुरा है, पर कम से कम देखो अमेरिका या वेस्ट आपके मार्केट में फ्लड तो नहीं कर देते चीजें, चीप गुड्स फ्लड तो नहीं कर देते। अब छोटी सी चीजें आप अभी इंडिया में अब इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ है पिछले 4-5 साल से। अब इसमें और 10-15 साल लगेंगे जब हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन आज भी आप जाइए, आप अमेजोन जैसी कोई भी वेबसाइट या फ्लिपकार्ट देखिए, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको चाइनीज़ मिलेंगी, आधे से ज़्यादा चीज़ें चाइनीज़। मैं तो जब भी कोई चीज़ खरीदता हूँ दोस्तों, मैं आपको भी इंकरेज करूँगा, मैं जाता हूँ पहले रिसर्च करता हूँ। 2 मिनट लगते हैं रिसर्च करने में यार। इंटरनेट सबके हाथ में, गूगल सबके हाथ में, जाओ वहाँ पर ज़रा देखो जाके और ये देखो कि भाई क्या स्टोरी है। ये जो सामान आप खरीद रहे हो, ये जो पेन खरीद रहे हो आप अमेजोन से, ये पेंसिल खरीद रहे हो, रबड़ खरीद रहे हो, आप कॉपी खरीद, ये क्या मेड इन चाइना है? अगर है तो आप उसको छोड़ो, फिर आप ढूंढो ऑल्टरनेट, फिर चेक करो। 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा। देश सेवा में इतना तो कर ही सकते हो यार, देश सेवा के लिए इतना तो कर सकते। लोग पूछते हैं मेरे साहब हम क्या करें देश के लिए, ये करो ना यार, मत खरीदो। तो डॉक्टर जयशंकर ने यही बोला कि वेस्ट इज नॉट द बैड गाय यार, हर समय वेस्ट को ना बुरा मत बोलो। सब अपने मुल्क का मफाद देखते हैं, सब लोग अपने मुल्क का, अपने देश का फायदा देखते हैं। हम भी देखते हैं, वेस्ट भी देखता है, वो ठीक है, लेकिन कम से कम वेस्ट ये सब तो डंपिंग तो नहीं करता यहाँ पे जैसे चाइना करता है। चाइना का नाम उन्होंने लिया, वो नाम मैं ले रहा हूं, पर मुझे पता है डॉक्टर जयशंकर का इशारा किस तरफ है। तो दोस्तों ये तो बड़ी सीरियस बातें हो गई यार। डॉक्टर जयशंकर ने ये बोला आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए हथियार आ रहे हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे मेरे साहब कॉमेडी तो हुई नहीं, मजा तो आया नहीं। हंसते हंसते बाय बाय कहना, हमें ऐसे मत कहना सीरियसली। तो हंसने के लिए दोस्तों फिर पाकिस्तान चलना पड़ेगा। तो कुर्सी की अपनी पेटी बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है, चलते हैं। जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। और लाहौर क्या लंदन क्या यार, दोनों। जब पाकिस्तानी लाहौर को जब तक लंदन ना बनाते हैं, लंदन को लाहौर मानेंगे थोड़ा ना वो लोग। तो चलिए वाया लाहौर लेट्स गो टू लंदन। नवाज शरीफ का ड्राइवर गाड़ी में बैठा है और नवाज शरीफ उसके बगल में बैठा है सामने। ये वीडियो मैंने भी देखा है। एक औरत दरवाजे में खटखट करती है, बटन दबाता है बंदा, शीशा नीचे, वो नवाज शरीफ को कहती है और नवाज शरीफ को कहता है कि हो सकता है वो फैन वैन आ गई हो। वो लेडी कहती है यू आर वेरी करप्ट, तुम तो भ्रष्ट हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके ड्राइवर को गुस्सा आती है, ड्राइवर थूक देता है लेडी के ऊपर। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का ड्राइवर एक औरत के ऊपर थूक देता है। वो भी पाकिस्तानी होगी, उसको भी याद रहता है, इनको भी याद। ये ऐसे ही करते हैं एक दूसरे के लिए। इट्स सो सैड। मैं हंस रहा हूं बट इट्स सो सैड यार। देयर इज अ लेडी हुज, और उसको भी नहीं करना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि वो जो लेडी ने पूछा, उसको तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें क्या जरूरत है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पढ़ने की? अगर तुम यूके की सिटीजन हो तो ऐश करो यार, ऐश करो। सब क्रांतिकारी, सारे के सारे पाकिस्तानी क्रांतिकारी बनते हैं पाकिस्तान के बाहर जाकर। पाकिस्तान के अंदर कोई क्रांतिकारी नहीं है, कोई इनकलाब पाकिस्तान के अंदर से नहीं लाना चाहता। सब लंदन में बैठ के इनकलाब लाना चाहते हैं। ये इनकी चोरी है सबसे बड़ी। तो उनके ड्राइवर ने, नवाज शरीफ ड्राइवर स्पिट्स ऑन द फेस ऑफ अ वुमन इन लंदन फॉर कॉलिंग हिज बॉस करप्ट। ड्राइवर के बॉस यानी ड्राइवर का बॉस नवाज शरीफ बगल में बैठा है। उस औरत ने बोला कि तुम भ्रष्ट हो, तुम करप्ट हो। उसने थूक दिया थू उसके मुंह पे और गाड़ी आगे ले गया। ये स्टोरी है पाकिस्तान की। तो दोस्तों आखिरी खबर भी पाकिस्तान से है और देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है पाकिस्तान का। एक लड़की है, ईसाई लड़की है, क्रिश्चियन लड़की, जिसका नाम है एरिका रॉबिन। ये कराची बेस्ड है, ये शायद पाकिस्तान में ही पैदा हुई है और ये मिस यूनिवर्स के लिए शी इज अ कंटेंडर। मिस यूनिवर्स के लिए ये जा रही है और ये लड़की बड़ी, आई थिंक ये तो छोटी है अभी उम्र में बहुत, और ये जा रही है मिस यूनिवर्स के लिए। पेजेंट टू बी हेल्ड इन एल सल्वाडोर लेटर दिस ईयर। रॉबिन इज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्वालिफाई फॉर द कोवेटेड क्राउन। अब वो जा रही है क्राउन के लिए लड़ेगी। पूरे देश को खुश होना चाहिए कि हमारे देश का एक बच्चा जा रहा है लड़ने के लिए मिस यूनिवर्स, क्योंकि पाकिस्तान का जो नाम है ना हर समय गटर में ही रहा है। पाकिस्तान का नाम कभी पॉजिटिवली किसी ने नहीं लिया। बम फूट गया, ओसामा बिन लादेन पाया गया, ड्राइवर ने थूक दिया, ये सब चीज़ें पाकिस्तान से तो ये खबर आती है। किसी ने सुसाइड वेस्ट फोड़ ली, किसी ने मस्जिद में बम उड़ा दिया। पाकिस्तान से कभी आपने अच्छी खबर सुनी? आप खुद सोचिए, बताइएगा मुझे, कोई अच्छी खबर सुनी है पाकिस्तान से? जो अखबार में खबर आती है पाकिस्तान की, आप न्यूज़ देखिएगा, जो अखबार में खबर आएंगी वो आपको 99% पाकिस्तानी अखबार में आएंगी। हाय लुट गए, हाय पिट गए, हाय कपड़े फट गए, हाय बर्बाद हो गए। यही खबर आती है पाकिस्तानी अखबारों में। बड़ा मजा आता है, आप भी पढ़िएगा। तो ये जो है एरिका रॉबिन, अब लोग इसके पीछे पड़ गए। तकी उस्मानी एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, उन्होंने बोला है कि आप सरकार को बोलिए कि आप सरकार इसके ऊपर एक्शन ले अगेंस्ट दोज इन चार्ज ऑफ द होल प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मिस यूनिवर्स जो इंस्टीट्यूशन होल्ड करता है उसके खिलाफ एक्शन ले ले। और इश्यूज हैं, पैसे ना मांग ले उनसे एक्शन लेने के बहाने। गए वहां पे एक्शन लेने के लिए, पता लगा धीरे से कटोरा निकाल दिया। ये कर सकते हैं, दे आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दैट। और यही करेंगे
ये कहते हैं कि ये वुमेन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं औरतें, गलत है। जमात इस्लामी के जो मुश्ताक अहमद खान है और जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी, इन्होंने अपोज करा है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाक क्लेम्ड दैट नोबडी वाज ऑफिशियली नॉमिनेटेड। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान ने बोला कि किसी को ऑफिशियली नॉमिनेट नहीं। अबे गधों, मिस यूनिवर्स में ऑफिशियली को नॉमिनेट होता है, ये सरकारी नौकरी है। कि पाकिस्तान में कोई क्लर्क बनने ज्वाइन कर, वो लड़की जा रही है यार, उसको इनकरेज करो। पाकिस्तान का वैसे ही बेड़ा गर्क है, थूकते हैं लोग तुम्हारे ऊपर यार, तुम्हारी पैंटें उतारी जाती हैं, तुम्हारे प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट पे पैंटें उतारी जाती हैं, हर समय जलील होते हो सबके सामने। एक अच्छी खबर आई है, वो बच्ची जाएगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। मेरे लफ्ज हो सकता है कड़वे हो सकता है मैं सख्त बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं आप ही के भले के लिए कह रहा हूं पाकिस्तानियों। वो लड़की क्या उम्र है, 21, 22, 23 साल की, वो लड़की जाएगी। अगर वो जीतती है मिस यूनिवर्स, और मैं दुआ करूंगा कि वो जीते, तो आपका नाम कितना रोशन होगा। आप ये सोचो ना, आप लोगों का नाम कितना रोशन होगा। आप ये लोग नहीं सोच रहे अगर वो जीत गई तो कितनी पॉजिटिव इमेज जाएगी पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जहां पे सिर्फ सुसाइड बॉम्बिंग्स होती हैं, वो पाकिस्तान जहां पे सिर्फ कत्लो गारत होती है, वो पाकिस्तान जो हर समय 24 घंटे भीख मांगता रहता है, वो पाकिस्तान जो कि डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान जिस पर दुनिया शक करती है, वो पाकिस्तान जब दरवाजा खटखटाता है लोग कहते हैं खोलना मत है, फिर से मांगेगा। ये आपकी रेपुटेशन है दुनिया में। एक अच्छी खबर आई, एक वो थी मलाला यूसुफजई, वो भी बेवकूफ थी, वो कह रही थी लड़कियों को पढ़ना चाहिए, वो लेक्चर पाकिस्तान के अंदर दे रही थी। अरे ये लेक्चर दुनिया भर में दो, पाकिस्तान में मत दो, उसको तालिबान ने ठोक दिया। एक तुम्हारा था वो क्या नाम था तुम्हारा, नोबेल प्राइज विनर, जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज, और जीनियस आदमी, तुमने उसको बोला अहमदी, उसको निकाल दिया वहां से। तो तुम्हारा बेड़ा ही करके, यू आर ऑलवेज गेटिंग बैड न्यूज बिकॉज यू एनकरेज बैड पीपल। अब उसके पीछे पड़ गए, कह रहे हैं कि नहीं, जर्नलिस्ट, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर्स, वो कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो दोस्तों मैं पाकिस्तानियों को आखिरी में यही बोलना चाहता हूं कि फिर तुम जो है वो अपना रिस्पांस परेशान देते हैं, होते हो। सोचते नहीं है अगर ज़्यादा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंकना चाहता है और वहां पे शरिया नाफिज करना चाहता है पाकिस्तान में, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होती है पाकिस्तानियों? तुम्हें तो वेलकम करना चाहिए टीटीपी को, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट टीटीपी वाला है। तुम्हारा चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे प्रोफेसर बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, दिमाग उसका ओसामा बिन लादेन का है तुम्हारी पूरी कौम रेडिकलाइज्ड पाकिस्तानी। सारे के सारे फटने को तैयार हो, बटन दबा के ऊपर स्ट्रेट बटन दबाया, 72 हूर, बल्ब जैसे जलता है वैसे 72 हूर ऊपर मिल गई। तुम लोग चाहते हुए करना। वो भाई इनकरेज दैट गर्ल, वो अच्छा काम कर रही है, वो देश का नाम रोशन होगा अगर वो जीत गई तो। एंड फॉर योर सेक तुम लोग हर जगह जलील होते हो। एक अच्छी खबर आई, तुम्हें वो भी हजम नहीं हुआ पाकिस्तान। क्या करें, एक जानवर है जिसको घी हजम नहीं होता। अच्छा दोस्तों, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एड्रेस करने वाला हूं। मैंने पहले भी आपको एक बार वादा करा था कि मैं क्वेश्चंस आपके टेकअप करूंगा, तो ये मैं क्वेश्चन जरूर टेकअप करूंगा। आज से मैं शुरू कर रहा हूं और हर रोज का सिलसिला है। 4 क्वेश्चंस मैं हर रोज टेकअप करूंगा, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। लेट्स मेक चाणक्य डायलॉग्स मोर इंटरैक्टिव। आप और हम आपस में बात भी करते हैं ना, और ना आप सोचेंगे यार ये मेजर साहब डेली हमें लेक्चर देते हैं, आधे घंटे का 20 मिनट का, हम बोर हो गए मेजर साहब से। नहीं, ऐसा मत करिए, लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव। तो ये जो है जनाब, ये अनोनिमस फेलो इंडियन भाई, सलूट आपको। ये कहते हैं मेक नंबर्ड सीरीज ऑफ एपिसोड्स एक्सप्लेनिंग द लाइज ऑफ पाकिस्तान टोल्ड टू पाकिस्तान पब्लिक। यानी कि आप सीरीज बनाइए, एपिसोड बनाइए, जिसमें आप बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या अपनी पब्लिक को झूठ बोला, और हर एक एपिसोड को आप 30 मिनट का बनाइए। एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक्स, वॉर्स, इकोनॉमी, रिलीजन, इंडिपेंडेंस, ancestors, weakness of Hindus. Muslim rulers had actually lost their empires and kingdoms to Hindus and Sikhs rulers much before English came to India and took over, etc. ये anonymous fellow Indian, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं 2-3 बातें इसमें मैं अग्री करता हूं और मैं बनाऊंगा भी इसको, लेकिन अलग अलग नहीं। देखिए पाकिस्तान को इतनी तवज्जो हमें नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान अगर उस झूठ से निकल गया, पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तानियों ने ही रोक रखी है। वो यहूदियों पर मलबा डाल देते हैं, हिंदुओं पर मलबा डाल देते हैं, खुद नालायक है, खुद आपस में झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से तरक्की रुकी है। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान एक्चुअली तरक्की करे, उनको सच समझ में आ जाए और वो तरक्की करे? नहीं, उनको पड़े रहने दो, जिस कूड़ेदान में पड़े, लेट देम बी देयर। मैं तो आपको सिर्फ एक चीज बोलता हूं कि पाकिस्तान को मैं क्यों डील करता हूं रोज अपने शोज में। इट इज द फनीएस्ट नेशन ऑन अर्थ। पाकिस्तान कॉमेडी प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान कंटेंट। लोग कहते हैं साहब चाइना के बारे में आप नहीं बोलते, पाकिस्तान चाइना के बारे में, चाइना से कुछ मजेदार खबर फिलहाल क्राइसिस चल रहा है, बोरिंग लोग हैं। पाकिस्तानियों को देखो, वो प्रधानमंत्री का ड्राइवर ठोक रहा है किसी की तरह। ये तो खबर देते हैं ये लोग पाकिस्तानी रोज, ये इनका स्टैंडर्ड है, तो हम भी मजे लेते हैं। आप सोचिए
25 करोड़ की कौम रोज रोज लगातार कपिल शर्मा के एपिसोड कर रही है, रोज, है ना मजेदार बात। खैर देखिए, जो पाकिस्तानी झूठ ये इनके डीएनए में है। हम इंडियंस को तो बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक दिन एपिसोड करूंगा, एक तो करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। 1 एपिसोड आई विल डू, एंड स्पेशली फॉर दिस कि पाकिस्तानियों ने झूठ क्या बोला है अपने लोगों से। आई कैन नॉट प्रॉमिस मेनी एपिसोड, बट 1 गुड एपिसोड आई विल डू ऑन वेरियस पाकिस्तानी लाइज। दूसरा कमेंट हमारे पास आया है क्यूरियस सिनिक 4357। ये भाई कैसा नाम है आपका? Curiosity और 4357। एनीवे, the massive process of restoring the immense heritage and rich diversity evolved over 10,000 years is now well underway। यानी कि जो हमारा हेरिटेज था, जो हमारा कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, उसको रिस्टोर करना, यानी कि उसको वापस लाना। जो हमारी रिच कल्चर था, बड़ा बढ़िया जो हमारा कल्चर था, हमारी संस्कृति थी 10,000 साल पुरानी, उसको वापस लाने का काम शुरू हो गया है। और इसको काफ़ी बिगाड़ा गया, काफ़ी क्षति पहुंचाई गई कई सेंचुरीज से। तो नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी सेट दिस अगली प्रोसेस टू रिट्रीट इन एवरी एरिया, यानी कि मोदी जी ने इसको रिट्रीट करने का मजबूर कर दिया। जो ये विकृतियां आ गई थी ना बाहर की तरफ से, इनको निकाल रहे हैं। एंड द रेसिड्यू कंटिन्यूज टू वेल इन द ऑपोजिशन ट्रैश। अब ये मुझे समझ में नहीं आया भाई, क्यूरियस सिनिक, बट मैं बता देता हूँ कि हाँ, ये जो हमारा कल्चर है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि किसी और देश का कल्चर खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं, किसी का कई लोग कहते हैं होता कि नहीं, बाहर का हमें देखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए यार? इट्स अ ग्लोबल विलेज इन द सेंस दैट यू नो एवरीबॉडीज कल्चर इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट यार। हर एक कंट्री का जो कल्चर है ना, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी पहचान होनी चाहिए कि ये हमारा कल्चर है, भारत का कल्चर हमारा कल्चर है। हम ये नहीं कह सकते कि भारत के कल्चर को फेंक दो, रिजेक्ट कर दो और बाहर का कल्चर इंपोर्ट कर दो। आपने कभी देखा होगा कि आपने खबर सुनी होगी, सरकार बाहर से पेड़ लेकर आई, पेड़ यहाँ पे लगाए, पेड़ मर गए। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। एक दो पहले हुआ भी था 80s 90s में कि कहीं राजस्थान या पता नहीं कहाँ पे, सम डेजर्ट एरिया, कुड बी लद्दाख इज ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट, कि राजस्थान गुजरात में कहीं सरकार लाई, उन्होंने पेड़ लगाए बाहर से, वो पेड़ मर गए। वो पेड़ मरेंगे, जो उस मिट्टी से जुड़ा नहीं होता पेड़ मर जाता है। आप अगर कल्चर बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, और आप सोचेंगे कि हिंदुस्तान की मिट्टी में वो रस बच जाए, वो कुछ समय के लिए चलेगा, हो सकता है कभी कभी फल भी दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म खेल तो यहीं का पेड़ यहीं पे फल देगा, क्योंकि उसको यहीं की मिट्टी, यहीं की खाद, यहीं का पानी, यहीं की हवा, यहीं के मौसम सूट करते हैं दोस्तों। अच्छा जी, ये अरविंद शर्मा जी हैं 9196, अरविंद शर्मा 9196। मेजर साहब प्रार्थना मत करिए साहब, आप आदेश करिए। शर्मा जी क्या बात कर रहे हैं? हाथ मत जोड़िए, आदेश मतलब हुक्म। अनंतनाग में हमारे शहीदों पर एनकाउंटर पर एक वीडियो जरूर बनाएं। शर्मा जी, ये वीडियो बन चुका है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे मेजरली राइट पे आप जाइए, वहां पे भी वीडियो, और यहाँ पे भी हम बात कर चुके हैं उसकी, वो वीडियो बन चुका है साहब। यदि 19 RR में आपके जानकार ऑफिसर हैं तो उन तक मेरी प्रार्थना पहुंचा दीजिएगा कि साहब इन आतंकवादियों को कुत्ते की मौत मारे, बहुत दर्द है मेरे शहीदों का। जय हिंद। जय हिंद शर्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, 19 RR में मेरी पहचान है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ उस यूनिट को, उसके साथ मैं 1 हफ्ता रह चुका हूँ, मैं आपकी बात उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और हाँ, जहाँ तक उनको कुत्ते की मौत मारना है, कुत्ते की नहीं, सुअर वाला प्लान है, वहाँ पे प्लान अलग चल रहा है, और पक्का वो जहन्नुम जाएंगे बहुत जल्दी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और आगे कुछ प्लान चेंज भी होंगे कि ऐसी चीज़ दोबारा ना हो, वो भी बातचीत चल रही है। क्या है, मैं इस वक्त ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा। अच्छा, आखिरी में आते हैं अरुण कुमार 2508। Major Saab, you said very well, we as an Indian feel more confident and respect has increased among foreigners. That I'm telling you from my own experience. I live in Switzerland after successful mission Chandrayaan 3. ये कह रहे हैं कि जो अरुण कुमार जी हैं, अरुण कुमार जी का कहना है कि साहब, मेजर साहब आपने ठीक बोला, हमारी इज्जत बढ़ गई है, और जब से चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, ये कह रहे हैं अरुण कुमार जी कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ के कह रहे हैं मेरे बॉस और CSO ने आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा और बोला कि ज़बरदस्त काम कर दिया इंडिया ने, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। जाहिर सी बात है, हम लोगों को भी गर्व महसूस हुआ। चंद्रयान 3 देखिए, पाकिस्तान जैसे देश चंद्रयान 2 जब इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल, लेकिन लास्ट में वो थोड़ा सा लड़खड़ा गया, तो खूब पाकिस्तान में मीम्स बनाए गए। वो मीम फैक्ट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सुई तक नहीं बनाई, पाकिस्तान सिर्फ मीम बनाता है। वो तो देश है पाकिस्तान, दैट कैन ओनली मेक मीम्स।
आपने कभी सुना पाकिस्तान ने टेलीविजन बनाया, पाकिस्तान ने गाड़ी बनाई, पाकिस्तान ने जहाज बनाया, पाकिस्तान ने कुछ भी बनाया? वो जेएफ थंडर भी चाइनीज़ है, पाकिस्तानी नहीं है वो। कभी कुछ सुना पाकिस्तान के शूज़ का ब्रांड है, या पाकिस्तान ने कोई रेडियो बना? पाकिस्तान ने कुछ नहीं बनाया, पाकिस्तान ने सिर्फ मीम बनाए हैं। इतने मीम बना दिए पाकिस्तानियों ने कि वो पूरा मुल्क मीम बन गया है। पर वी आर डिफरेंट। चंद्रयान 3 के लिए आपको भी और पूरे देश को एक बार फिर मुबारकबाद। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत काफी बड़ी बड़ी बात अचीवमेंट है। यहाँ पे नासा आके स्टडी कर रहा है कि भाई लोग आपने इतने कम पैसे में ऐसा सक्सेसफुल मून मिशन कैसे लॉन्च करा है। तो दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस बार सवाल पूछिएगा, ठीक है? सवाल पूछिएगा। मैं हर रोज 4 सवाल चूज करूंगा और 4 सवालों का जवाब दूंगा रोज के रोज। इस सारी वीडियो में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर काफ़ी डिटेल में बात की गई, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इस सारी वीडियोस के ज़रिए हमारी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज में इजाफा होता है। तो सबसे पहले इसमें जो है वो पास्ट की हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वॉर्स हो चुकी हैं उनका बताया गया, और जो कि हम खुद भी अपनी पाक स्टडीज़ की बुक्स वगैरह में या विकीपीडिया पे इसके रिलेटेड और वीडियोस के ज़रिए भी हम काफ़ी जान चुके हैं, जिसमें उन्होंने जो है वो सबसे पहले तो 1947 जब जो है वो ये इंडिया जो है इसका मार्ज़ वजूद में आया, दैन उसके बाद जो है वो 1962, फिर 1965, फिर 1967, फिर 1971 और 1999, यानी सारी जो वॉर्स थी उनके बारे में उन्होंने बताया, जिसमें जो है वो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कारगिल और फिर जो बांग्लादेश, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। और इसके अलावा उन्होंने जो बताया कि इंडिया ने कितना अपनी नेवी और आर्मी वगैरह में इन्वेस्ट किया है। तो नो डाउट हमने जो पहले वीडियो देखी थी उसमें हमने पता चला था कि तकरीबन 45,000 करोड़ जो हैं वो इस चीज़ के लिए इन्वेस्ट किए गए हैं कि नई जो है नए इक्विपमेंट, मशीनरीज, वेपन्स जो हैं वो ख़रीदे जाएं, ताकि जो इंडिया की मिलिट्री है और जितनी एयरक्राफ्ट्स हैं और जितनी भी इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन सब के लिए जो सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए। इसमें भी उन्होंने बताया जैसे नेवी पर बहुत पहले कम तवज्जो दी गई, लेकिन अब इंडिया जो है वो अपनी नेवी को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है, और उन्होंने 68 जहाज़ नेवी ने अब लिए हैं। तो इस सारे चीज़ों में अगर बात की जाए तो नो डाउट हम भी ये चीज़ देख रहे हैं कि किस लिहाज से जो है वो इंडिया अपनी मिलिट्री पे, ना सिर्फ मिलिट्री पे यानी ओवरऑल हर चीज़ पे ही जो है वो मज़ीद आगे से आगे काम कर रहा है, और मज़ीद तरक्की भी इसमें हमें देखने को मिल रही है। और दूसरा, अगर पाकिस्तान के लिहाज से सारी सिचुएशन की बात की जाए तो नो डाउट एक टाइम तक हमें थोड़ा सा यानी इस चीज़ की उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है वो मज़ीद यानी इसमें डेवलपमेंट होगी या कोई हमें तरक्की देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह से कंडीशंस हैं और सिस्टम है सारा, तो उससे हम इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन है कि इन सारी चीज़ों को हैंडल करना। फिर भी एक थोड़ी होप ही की जा सकती है कि मे बी कभी जो है वो इन चीज़ों पर ओवरकम किया जा सके। जिस तरह उन्होंने बात की कि कैसे एक लड़की जो है पाकिस्तान से मिस यूनिवर्स के लिए जो है वो अपने आप को जाकर ट्रायल्स देना चाहती है, तो उसमें उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी कंट्री से किसी इंटरनेशनल मुकाबले के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और अगर आप वो मुकाबला जीत जाएं तो उससे पूरी कंट्री की इमेज बहुत पॉजिटिव शो होती है पूरी दुनिया के सामने। तो जिस तरह बताया उन्होंने कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया कि ऐसा कोई जो है वो हमारी तरफ से इस तरह की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं जानी चाहिए कि एक लड़की जो है वो मिस यूनिवर्स के लिए जाए। तो काफ़ी बुरा लगा ये देखकर, क्योंकि नो डाउट कि इतने मुल्क में अहम और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, पेट्रोल से रिलेटेड जो प्राइसेस इतनी इंक्रीज़ हो गई हैं, इन्फ्लेशन को लेकर काफ़ी मसाइल हैं, उन सब मसाइल को छोड़कर इस तरह के टॉपिक्स पे आप बात करेंगे तो यकीनन आप पूरी दुनिया के सामने आप एक फ़नी इमेज ही जाएगा, जिस तरह उन्होंने बात की कि किस तरह पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी एक अपना मजाक खुद उड़वाते हैं। और इसमें जैसे उन्होंने एक इंसिडेंट भी शेयर किया कि जो यूके की सिटीज़न थी, एक फ़ीमेल थी, और उन्होंने ऐसे जो है वो नवाज शरीफ को, उनके ड्राइवर को बोला कि वो जो है वो करप्ट हैं। तो इसमें दोनों तरफ से है कि मतलब अगर वो यूके की सिटीजनशिप जो भी उनके पास है तो वो या तो ये है कि वो पाकिस्तान रह के उस चीज़ के बारे में बात करे तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो यही बात है कि यहाँ पे कोई भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो इस चीज़ पे बात करते हैं तो उनकी लाइफ सेफ नहीं है और ये वाली सारी चीज़। तो बाकी दोनों तरफ से जो है वो एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर देखने को मिला, तो ये इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। और नो डाउट इसमें हमारे एजुकेशन की एक बहुत ज़्यादा जिसे जो कह देते हैं कि वो चीज़ देखने को मिलती है। और इसमें भी अगर हम रिस्पॉन्स की बात कर लें कि अगर उन्होंने लेडी ने बिलफर्ज अपना एंगर शो करने के लिए बोल दिया
तो अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब अपने ओहदे का लिहाज करते हुए आपका जो ड्राइवर है, आप यानी कि उसको भी कह सकते थे, या एक काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल वे था ये कि आपने बदले में जो इजहार किया उसके आगे, तो काफ़ी बुरा लगा ये देखकर कि इस तरह से सारी सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें, जिस तरह जो मेजर साहब हैं उन्होंने ये बात की कि मैं चाहे पाकिस्तान को जितना मर्जी गलत कहता रहूँ या तल्ख बातें करता रहूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नसीहत भी करता हूँ कि वो इन सारी चीज़ों से सीखें कि वो किस तरह अपना इमेज दिन ब दिन ख़राब कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये देखकर भी कि हम मेजर साहब की वीडियोस देखते हैं, नो डाउट कि काफ़ी बातें हमें उनकी कड़वी लगती हैं सुन करके, किस तरह से वो पाकिस्तान की जो है वो इंसल्ट करते हैं, या पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एक जिसे कहते हैं फ़नी वे में काफ़ी सीरियस टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इन बातों से हमें सीखने को मिलता है। और दूसरा, अगर इस वीडियो में जो है वो इंडिया की बहुत बहुत ज़्यादा एक बड़ी अचीवमेंट जिस पे हम सारा ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में देख चुके हैं कि चंद्रयान 3 का मिशन जो उनका सक्सेसफुल हुआ, तो नो डाउट उसके ऊपर हमने हर चीज़ पे देख चुके हैं कि किस तरह उसका बजट सारा आया, फिर किस तरह चीज़ों को इम्प्रूव किया गया, फिर जो चंद्रयान 1 था उसके क्या फेलियर्स थे, जो चंद्रयान 2 था वो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 90% जो है वो सक्सेसफुल था, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक माइनर मिस्टेक आ गई थी। तो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, ना कि ये कि वो उन चीज़ों को रिपीट करते रहे। और नो डाउट ये हमें भी पता है कि जब चंद्रयान 2 जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो उसके लिहाज से हमें काफ़ी ट्रोलिंग देखने को मिली थी और काफ़ी मीम्स वगैरह, लेकिन एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने उस चीज़ को जो है वो अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि अपना जो है वो मिशन कामयाब किया। और ना सिर्फ चंद्रयान बल्कि आदित्य L1 मिशन पे भी हम देख चुके हैं, तो इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो इंडिया काम कर रहा है, और आने वाले कुछ सालों में हम किस मुकाम पर इंडिया को देखेंगे। तो इन सारी वीडियोस को देखकर और इंडिया की इस तरक्की को देखकर हमें भी अच्छा लगता है कि किस तरह इतनी तेज़ी से इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है। तो हम भी इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक ही विश करते हैं और होप करते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाए। बाकी इस हवाले से मजीद जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।